नमस्कार दोस्तों। शायद आपने आईपीओ का नाम तो अच्छा खासा सुना होगा। यहाँ पे आईपीओ का कुछ मीनिंग अलग है। यहाँ पे आईपीओ का मीनिंग है इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफरिंग की बात करते हैं। जब आप सबने सुना होगा आईपीओ इज द इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ पे कुछ एक कंपनी है जिसका नाम है अरविंद स्मार्ट स्पेस, जो आईपीओ के नाम पे क्या करती है, इसका अपनी स्पेस को बेचती है। अर्थात ये समझ में ये आई, जो प्रॉपर्टी का इनके पास कामकाज है, जहाँ प्रॉपर्टी के कामकाज में कहती है। तो अरविंद एक्वा सिटी इन्होंने बनाया है, जहाँ पे 3 आइलैंड्स एंड द 1 सिटी की बात किया है। और ये अहमदाबाद में इन्होंने कहा कि सब्सक्रिप्शन जो विंडोज़ हैं वो ओपन होने वाली है। कहते हैं प्लॉट स्टार्टिंग जो कि 50 लाख से इनकी प्लॉट स्टार्टिंग हो रही है। इनके अलावा देखा जाए तो इनके पास ढेर सारा नाम रखा है, जहाँ पे अलग अलग अरविंद एक्वा सिटी है, अरविंद अपलैंड्स 301 है। तब ये एक अच्छी प्रॉपर्टी के कारोबार में देखने को मिलती है। कंपनी क्या कहती है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और लिस्टेड है तो हम इसके पीछे कुछ पार्ट को समझें। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के जो नेटवर्थ को समझिए। नेटवर्थ कितनी तगड़ी है इस कंपनी को, जो कि छोटी सी कंपनी से बिलोंग करती हो। और ये कहते करीब 5,700 लाख का क्या है इनके पास नेटवर्थ कहती है। इसके अलावा जो प्रॉफिट की पार्ट है और रिवेन्यू का पार्ट है वो काफ़ी कम है कंपेरिजन टू द नेटवर्थ। जहाँ पे स्टैंडअलोन डेटा की बात किया, ऐसे ही कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें तो वहाँ भी नियर अबाउट द काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा पार्ट समझते हैं इस कंपनी को लेकर के, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और पिछले कुछ सालों से अच्छे खासे रिटर्न भी अपने निवेशकों को दे चुका है इस ये कंपनी। तो क्या कहती है कंपनी को लेकर के, हम समझने के प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अहमदाबाद की कंपनियां हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अंदर कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट इनके पास हैं, जो कि कंप्लीटेड इन्होंने बेंगलुरु में किया था उसका उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है। अंडर कंस्ट्रक्शन इन द बेंगलुरु में जो प्रोजेक्ट है उनके लिए उन्होंने अपनी दिखाया है। इसके साथ अवार्ड भी इनको पास अच्छा खासा मिला होगा, जो उन्होंने यहाँ पे अपने वेबसाइट्स पर उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है। अलग अलग वेबसाइट इनके पास एडवर्टाइजर अवार्ड्स भी मिलता नज़र आया है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट तरफ। यहाँ पे देखिए इसकी चार्ट को, मैं नहीं कह रहा हूँ जो स्टॉक काफ़ी लगातार बढ़ती है। यहाँ चार्ट का आंकड़न ये देता है जिस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या देखा था, नेटवर्थ को देखा था, नेटवर्थ का कंपेयर किया था। ऐसे ही हमने यहाँ पे इसकी रिवेन्यू को कंपेयर किया था। इसी आंकड़न से देखें, इसी आंकड़ा से देखें तो यहाँ पे इनकी जो चार्ट लगातार ग्रोइंग बनी है वो लगातार बनती ही जा रही है। गिरती भी है, गिरने का मतलब ये है जो प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है। अब ये कितना तक होता है ये हम फिलहाल अभी डिसाइड नहीं करेंगे। हम समझने के प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के आखिर इनका फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, जो कि लगातार चार्ट में बढ़ती नज़र आई। और एक नज़र हम अपनी परसेंटेज की तरफ देख लें तो वो कहती है एक साल की डेटा बेसिस में कंपनी ने 111-113% के आसपास की जंप करके दिया है अपने निवेश को। आखिर इसके पीछे हम एक एक एस्पेक्ट को समझने के प्रयास करते हैं, जिसका नाम है अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड। चलिए समझते हैं कंपनी को लेकर के। यहाँ पे बुक वैल्यू कहता है 109 का, और जहाँ पे देखा कि प्राइस टू बुक वाली करीब 7 गुने के आसपास कर रही है। अब सवाल आता है जो स्टॉक में रैली कितनी की। रैली का मतलब यह है जहाँ पे भीड़ कितने की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखा जो कि इसी सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं उनके दुकानों पे करीब 29 लोगों की भीड़ है अर्निंग के अकॉर्डिंग। तो इनके दुकानों पे करीब 93 लोगों की भीड़ है। सोचने वाली बात है, मतलब 3 गुना से ज़्यादा की भीड़ है। इसका यदि 3 गुना देखा जाए तो ज़्यादा 3 गुना लगता है फिलहाल। तो क्या इसका स्टॉक ओवर वेटेज हो चुका है? और यदि ओवर वेटेज हुआ है तो 826 का आंकड़ा को कैसे टच किया? और लोअर टू लोअर देखा तो 294 से स्टार्ट हुई थी, पिछले साल की डेटा होगी। उसके बाद लगातार इसमें जंप करती नज़र आई, खरीदारी बढ़ती गई, डिमांड में रही है स्टॉक, जो अभी भी डिमांड में है क्योंकि चार्ट इसका हमेशा डिमांड वाले सिचुएशन से गुजर रही है।
अब इसके पीछे जो क्वालिटी होती है, क्योंकि उसका क्वालिटी का नाम है ईपीएस, और ईपीएस 8 रुपये के आसपास है, मतलब ये कह सकते हैं 80% के आसपास का इनका ईपीएस है पर शेयर। मतलब पर शेयर की कमाई जो है वो 80% करती है, और उसके बेसिस पे यदि देखा जाए तो ये आंकड़ा देता है जो 93 गुने की भीड़ का। अब इसके जो अर्निंग, जो कमाने वाली पैसा है, उसके पीछे दो कारणों को समझेंगे। पहला एस्पेक्ट कारण होगा जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। दूसरे कारक का नाम होगा जिसका नाम है 1.17। ये क्या है? करंट रेशियो की बात। इसमें से कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो, क्योंकि समरी डेटा होता है, जिसमें से कुछ फिगर इन द पीएल से लिया जाता है, कुछ फिगर हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम, और कुछ फिगर इन द बैलेंस शीट। इसीलिए ये समरी डेटा के पीछे भी जानना हमें ज़रूरी होता है। इसीलिए हम इन दोनों चीज़ों को मर्ज करने के बाद हमने एक फार्मूलाज पे काम किया है, इसका नाम है R2R। ये है रिस्क टू रिकन्सलेशन। हम आपको कोई टिप्स नहीं देने वाले हैं, हम केवल इसके रिकन्सलेशन करेंगे। तो इस हिसाब से जो इसकी जो एक एक जो चार्टिंग निकल के आती है, उसका आंकड़ा क्या कहता है, और क्या ये सस्टेनेबल लगातार बनती है इनकी फंडामेंटल के लिए, जहाँ पे भीड़ लगातार बनती नजर आती है। जहाँ ये भी कहता है कि आरओसी कहती है करीब 15% के आसपास, आरओई की बात करें तो कहती है करीब करीब 7.87%। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, उसमें कोई कमी नहीं था। प्रोमोटर्स होल्डिंग करीब 50% के आसपास रही है। और इतना ही नहीं, यदि इंटरेंसिक वैल्यू तरफ हम नज़र डालें तो वे भी करीब 171 रुपये के आसपास रही है। तो क्या कहते हैं, जहाँ पे 4,56,00,000 शेयर हैं और करीब करीब 3400 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, जिसका नाम है अरविंद स्मार्ट एक्सप्रेस। अब आते हैं इसको जानना समझने के लिए। कंपनी 2008 में बनी थी अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नाम से। बाद में इसका शायद नाम चेंज कर दिया गया, अरविंद लिमिटेड किया गया। इनकी सब्सिडरी कंपनी है, एक होल्डिंग ऑन सब्सिडरी द अरविंद लिमिटेड, होल्डिंग ऑन सब्सिडरी ऑफ अरविंद लिमिटेड। द कंपनीज वाज द इनकॉर्पोरेटेड ऑफ द, जो भी इसका डेटा था। अब आते हैं इसको समझते हुए, जो आखिर अरविंद कौन प्रमोटर थे, इनका प्रमोटर थे अरविंद लिमिटेड। ये इन्होंने कहा ना, आइए इसको थोड़ा सा और हम स्टेप बाय स्टेप समझने के प्रयास करते हैं। जहाँ निवेशकों की बात करें तो ये कहती है 30 जून तक निवेशक करीब 1 लाख के आसपास निवेशक थे इस स्टॉक को लेकर के। उनकी ग्रोथ रेट तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, इसका आकलन हम करते हैं समझने को लेकर के। चलिए, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कोई टिप्स शामिल करने वाले तो हैं नहीं। केवल और केवल क्या शामिल करने वाले हैं, कंप्लीट स्टडी शामिल करने वाले हैं। चलिए, जो पीयर्स का आंकलन देखा जाए तो इसमें डीएलएफ जैसे गोदरेज, प्रेस्टीज, ओबराइज और फोनिक्स जैसी कंपनीज शामिल है। इन सभी का यदि भीड़ की आकलन करके देखें, इन सभी कंपनियों में जितनी पी के बेसिस पी है, तो सबसे ज़्यादा पी सबसे पास किसके पास है? अरविंद स्मार्ट देश के पास। इनकी यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई अर्निंग के बेसिस। आखिर भीड़ लगने के पीछे कुछ कारण तो होगा। कारण यही है कि इनके पास जो डेट्स है वो भी काफ़ी कम आंकड़ा निकल के देता है, और इसका हम समझने का प्रयास करते हैं रिजल्ट से। देखिए, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस रही, उसमें ये कहती है कि जून 24 और 23 का आंकड़ा इंक्रीज करती है, लेकिन 24 से क्या होती है? गिरावट दर्ज करती है। ऑपरेटिंग को लेकर कहती है, जहाँ पे गिरावट होती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इनके पास कुछ ना कुछ है जो लगातार सेम रेंज में दिखने को मिलता है। प्रॉफिट की तरफ देखें तो 9 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, करीब 4 करोड़ के आसपास रह गया। मतलब यहाँ से इनकी सेल्स तो बढ़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गई, जिसकी वजह से बाकी सारी चीज़ में गिरावट दर्ज करती हुई 50% ही रह गई, जो कि पिछले जून का डेटा था। जबकि इसके डेटा से देखें तो ये 20 करोड़ से केवल 25% ही रह जाती है। इसको क्यू और क्यू की बेसिस, इसका परसेंटेज एक नज़र हम डालते हैं समझने के लिए, जो कि गूगल फाइनेंस की हेल्प से हमने लिया। और वो ये कहता है जो रिवेन्यू के अंदर 11%,
एक्सपेंसेस के अंदर 28%, और रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो नेट इनकम साइड में करीब 63% की गिरावट थी, और नियर अबाउट द नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 67% गिर के 65% की EBITDA में भी लंबी गिरावट दर्ज कर। चलिए ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस का भी समझते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या आंकड़ा देता है। ईयर ऑन ईयर का आंकड़ा ये देता है कंपनी जो पिछले साल से इनके पास सेल्स ग्रो करती है, करेंटली भी ग्रो करती नज़र आती है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन था उसमें लंबी उछाल आती है। उछाल के बाद जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट था उसमें तगड़ी जंप था, क्योंकि सीधे सीधे 28 से सीधे 51 करोड़ हो जाती है यहाँ तक। और जबकि ईपीएस में देखने को मिला कि ईपीएस में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट इस सिचुएशन से था, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का डेटा थोड़ा सा इनका डाउन ग्रेड में निकल गया, इसलिए यहाँ पे डेटा निकल के तो हमने देखा कि उनमें किस गिरावट का संकेत। यदि इसको हम परसेंटेज वाइज देखें तो वो कहती है कि 33% के आसपास रेवेन्यू जंप करती है। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करूँ वो भी करीब 70% के आसपास। नेट इनकम की बात करें तो ये कहती है करीब 62% के आसपास, और रिस्पेक्टिवली ये देखा जाए तो इबिटा तक में करीब करीब 126% की रिस्पेक्टिवली इसमें क्या होती है, उछाल लेके आती है। जबकि जबकि क्या कहती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस उछाल लेके आती है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट दर्ज कर। चलिए, प्रॉफिट की पार्ट हमेशा एक बुक्ड की हुई वैल्यू है। इसके लिए हमें जानना जरूरी उन पार्टों को है कि आखिर इनके बुक्ड के पीछे क्या वजह है और क्या कंक्लूजन निकलता है। इसके लिए हम R2R समझेंगे, और R2R समझने के लिए हमें बैलेंस शीट की फिगर को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम बैलेंस शीट फिगर को समझते हैं, फिर हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम पे आएंगे और फिर समझेंगे इसको लेकर क्या कहते हैं। दोस्तों हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं हमेशा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग भी देखने का हमें एक आदत सी हो गई है कि आखिर इनका ट्रेंडिंग केवल एक ही साल में तो नहीं उन्होंने बुक कर दिया या कुछ कर दिया, या लगातार इनका ट्रेंडिंग अच्छा है। क्योंकि इसका कंपैरिजन और रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट हम जो लेते हैं ना मार्केट की चार्ट से लेते हैं। यहाँ पे हमारी सबसे पहली नज़र जाती है बोरोइंग्स को लेकर के, और बोरोइंग्स को लेकर के यहाँ पे कंपनी ने जो था वो अपनी बोरोइंग्स को थोड़ा सा कम किया था तो उनके पास फिक्स एसेट की पार्ट की बात करें या अदर सोर्स कैपिटल प्रोग्रेस की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, इसमें लगातार सिलसिला बढ़ा है। जबकि अदर जो एसेट्स हैं उसके अंदर हम चर्चा करें उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स भी आती है जो कि 3 करोड़ ही निकल के आती है। इसमें कोई भी बड़ी इनके पास मार्केट में उधार पड़ा नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि जो भी होगा वो प्रीपेड के अंदर ही इनका कारोबार होती है। तो 3 करोड़ का मार्केट में उधार ही पड़ा हुआ है, जहाँ पे इनकी रेशियोज की केवल 3 दिन की बात करें, हमने कहा कि प्रीपेड का कामकाज इनके पास होगा। इसी आंकड़ा से हम यदि बैलेंस शीट की तरह देखें तो इसमें क्या निकल के आती है। बैलेंस शीट का आंकड़ा ये कहता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें 13% की उछाल आती है। नेट इनकम में करीब नेट एसेट्स के करीब 40%, और इसके अलावा यदि एसेट्स लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी थोड़ा सा कंपेरेटिव टू द एसेट्स पार्ट इंक्रीज थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करती नजर आई। अब आते हैं इसकी हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में, क्योंकि रिस्क फैक्टर कुछ है ही नहीं, कुछ कंपनी के पास डेटर्स कुछ है ही नहीं, उनके पास कुछ डेटर है नहीं, रिस्क फैक्टर कुछ है नहीं, तो प्रॉफिट का जो आंकड़ा था वो 51% के आसपास, उसमें से कुछ परसेंटेज की हम आंकड़ा नहीं कर सकते। आते हैं यहाँ पे इसकी हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम, जहाँ कंपनी ने कहती है कि हमारा सेल्स लगातार थोड़ी थोड़ी करके बढ़ी है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी हमारी बढ़ती नज़र आई है, स्टॉक प्राइस सीजीआर हमारी लगातार बढ़ी है, मतलब ये इनकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ी है। इसी आंकड़े से देखें हम तो इनका जो मार्केट है, मार्केट शेयर की वो भी बढ़ती नज़र आती है, और रिटर्न इक्विटी में थोड़ा सा कम आंकड़ा निकल के आता। इसके बारे में देखा जाए तो कुछ और अपडेट्स की तरफ, तो वो क्या निकल के आता है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे निवेशक की बात करें तो निवेशक करीब करीब 1 लाख के आसपास निवेशक थे जो उन्होंने पहले किया था। प्रमोटर्स में जो खास करके देखा जाए तो यहाँ पे और सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड है। ये क्या एक ही जगह लिस्टेड है, एक ही जगह इन्वेस्टेड है कि और कंपनी में? यहाँ पे देखा जाए ये जो कंपनी है इनकी कंपनी एक ग्रुप्स है, ये अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टेड है।
इनकी ग्रुप्स देखे तो अरविंद फैशंस, अरविंद लिमिटेड, अरविंद स्मार्ट स्पेस, अतुल था पहले, लेकिन द अनूप इंजन, इन सभी कंपनियों में इनकी मेन होल्डिंग्स है, जिसका नाम है और क्या नाम था, ऑरा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा बात करें तो ऑरा बिजनेस भी है इनका खुद का, इसी ग्रुप्स की बात करें, ऑरा के नाम से ढेर सारी कंपनी जिनके पास, तो लिमिटेड कभी किसी जमाने का था, और तो लिमिटेड अभी भी यहाँ पे देखने को बनती है, और ये एक इनकी काफ़ी सारे अलग अलग कंपनियों में होल्डिंग्स हैं। अरविंद फैशन की बात करूँ, फ्राइजर की बात करें, या फिर नोवाटिस इंडिया की बात करें। अब इस चीज़ को समझते हुए हम ये देखें, जो आखिर यहाँ पे प्रमोटर्स के अलावा जो एफ आई की बात करें तो वो कुछ नहीं है, डी आई की बात करें तो डी आई यहाँ पे अपनी पोजीशन को लगातार बना के बैठी है, और पब्लिक में करीब 35% की होल्डिंग है, और यहाँ एक पोजीशन हमेशा बना नजर आता है। पब्लिक में कुछ बड़े निवेशक भी हैं, शायद उनकी ग्रुप्स की होगी, या फिर अदर होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। यहाँ पे यूनाइटेड मास्टर्स, क्या नाम है इनका, उर्जिता जे मास्टर्स जैसा नाम, जैसे कुछ नाम शामिल है। क्या ना, 1 लाख के आसपास इन्वेस्टेड हैं लोग यहाँ इस कंपनी को लेकर के, जो इन्वेस्ट यहाँ पे बल्क ट्रेड फिलहाल कोई देखने को नज़र नहीं आई। फरवरी के बाद कोई भी बल्क ट्रेड नहीं आया यहाँ पे। फरवरी में देखने को मिला था, जो एक कंपनी ने बेची, और करीब करीब ICICI प्रूडेंशियल ने इसको इक्विटी फंड के तहत दिया, उसको लिया था। अब इस कंपनी में हमें सबसे अच्छा पता क्या लग रहा है, इस कंपनी में हमें सबसे अच्छा लग रहा है कि इनकी चार्ट पैटर्न और फंडामेंटल जो लगातार एक बढ़ती हुई नज़र आती है, जबकि वॉल्यूम में उतनी रफ्तार नहीं है, लोग खरीदने बेचने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जिनके पोर्टफोलियो में है वो ऐसे कि वैसे पड़े होंगे। लेटेस्ट सेंटिमेंटल तरफ देखें तो फिलहाल इनमें मैनेजमेंट की चेंज किया था, उसके बारे में और कुछ अपडेट इन द लास्ट मंथ का अपडेट था, जहाँ PPT के बारे में उन्होंने कहती है, और ये PPT हमारे पास एक डेटा अगस्त का निकल के आता है, और उनकी PPT को हम समझें अरविंद स्मार्ट स्पेस को, शायद इन्फॉर्मेशन अपडेट इन द की था, उसमें हम एक नज़र डालते हैं। कहते हैं ऑपरेशनल हाईलाइट्स और फाइनेंशियल हाईलाइट की उन्होंने बात किया है। कहती है हमारे के पास बुकिंग इम्प्रूव एट द 49% YOY, जो इनकी जो घर वगैरह है इनकी बुकिंग्स में काफ़ी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा बिजनेस मॉडल में कहती है कि इनके पास द कम्युलेटिव्स न्यू बिजनेस डेवलपमेंट इन द टॉप लाइन्स पोटेंशियल्स स्टैंड इन द 410 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। और कहती है लंच ऑफ द NH47 साउथ अहमदाबाद प्लांट इन द नेक्स्ट क्वार्टर में जो प्लान किया होगा उन्होंने। कलेक्शन इंप्रूव किया था, 21% इम्प्रूव करती नजर आई थी, और यहाँ पे उन्होंने अपनी बुकिंग का डेटा दिया कि हमारे पास ये सारे बुकिंग डेटा है। बुकिंग प्रोजेक्ट वाइज भी उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रोजेक्ट वाइज ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स ऑफ द लाइफ, हाई क्रव्स, ये कुछ उनके प्रोजेक्ट का नाम है। इसके अलावा उन्होंने अनरिकॉग्नाइज्ड रिवेन्यू की बात किया, इसके अलावा उन्होंने कलेक्शंस की बात किया, इनका लगातार इम्प्रूव की बात किया है कंपनी ने। ये इनका जून तक का डेट्स प्रोफाइल की बात किया, कहते हैं हमारे पास जो बुक्स ग्रॉस डेट्स था ये निकल के आई थी जून तक का 30 करोड़ के आसपास का, पहले था बाद में 54 करोड़ का 64 करोड़ होती है। 30 जून 24 के अंदर ये मेरा कितना होता है, 61 करोड़ के आसपास होता है। और उन्होंने कहा ड्यूरिंग द क्वार्टर द कंपनी जनरेट द 97 करोड़ ऑफ द ऑपरेटिंग कैश फ्लो, द कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन द, इन्होंने कहा ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल वहाँ पे ऑपरेट, ये इन्होंने कंसोलिडेटेड कैश फ्लो की बात किया है। कैश फ्लो के बाद उन्होंने अच्छी खासी प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने अपडेट दिया है कि सब प्रोजेक्ट्स इनके पास क्या सी लेवल्स आती है, बुकड आती है, अनसोल्ड। इन्होंने ये कह सकते हैं कि इनके पास सारे के सारे, ये इन्होंने कहा कि हमारे पास अपनी कस्टमर बेस भी बताया, उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट वाइज भी बताया, अपनी रिवेन्यू साइड पे उन्होंने बताया, जहाँ पे इनकी 2 जगह पे अच्छी खासी प्रोजेक्ट है, बेंगलोर और अहमदाबाद के। तो हमने थोड़ा सा पार्ट इसको समझा, और बड़ी काफ़ी लंबी सॉरी इनकी समरी डेटा होता है, इस पर जा कर के एक एक पेज को पढ़ना उतना आसान नहीं है, काफ़ी सारा टाइम्स लगती है, उसको जा कर के स्टडी किया जा सकता है यदि किसी एक स्टॉक के ऊपर देखा जाए तो। हमने इसको समझा, इस कंपनी को लेकर के बुकिंग्स की लगातार जंप करती नज़र आती है, और इनका रिवेन्यू सोर्स भी लगातार बढ़ती नज़र आती है, और इसी आंकड़ा से देखना को मिलता है कि चार्ट में लगातार एक ग्रोइंग्स वाली फीलिंग्स नज़र आती है।
अब आते हैं एनालिसिस पार्ट को लेकर के, जहाँ पे कंपनी हैज़ द रिड्यूसिंग डेट्स करती है, इंगेज इन द गुड क्वार्टर रिजल्ट की बात किया है, रिटर्न इनका लगातार जो पे आउट की बात करें, हेल्दी डिविडेंड की उन्होंने बात किया, तो डिविडेंड की तरफ हम एक नज़र डालते हैं बीएससी के ऊपर आखिर यहाँ पे क्या कहती है, जहाँ पे वॉल्यूम में फिलहाल कुछ दिनों से कुछ सेंटिमेंटल भी लगातार बढ़ा है। और यदि हम इसको कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो उनका डिविडेंड की पार्ट करीब ₹2.5 के आसपास रही थी। 24 के अंदर देखा है तो करीब इन्होंने ₹3.5 का डिविडेंड दिया था अभी इसी साल में, जिसमें स्पेशल और द फाइनल डिविडेंड की पार्ट उन्होंने घोषित किया था। इसके अलावा इसकी सेगमेंट वाइज कुछ स्टडी होगा तो शायद सेगमेंट वाइज, वैसे तो रियल एस्टेट का कामकाज है इनका पास, सेगमेंट वाइज कुछ होना नहीं चाहिए, वैसे नहीं है। तो हमने इसके एक दूसरी तरफ देखे एनालिसिस पार्ट, तो स्टॉक की जो ट्रेड करीब 7 गुने के आसपास चलती नज़र आती है, और प्रोइंग्स कॉस्ट भी काफ़ी कहता है कि हाई इनका रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा कम होती नज़र आती है पिछले 3 साल के डेटा बेसिस में। अब आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको कहते हैं, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें तो ये कंपनी पिछले 1 महीने में अपने निवेशकों को 1% ही जंप दिया, 6 महीने में कहती है करीब 33% की उछाल के साथ कारोबार किया, 1 साल में 108% के आसपास, और पिछले 5 सालों में 187% के आसपास की जंप देती नजर आई। सोचने वाली बात है 732 का स्टॉक है फिलहाल, और ₹639 के इसकी प्राइस में इंक्रीज हो चुका है पिछले 5 सालों। जबकि हम एनएनसी पे देखें, मुझे बीएससी की कुछ डेटा अच्छी लगती है, और पेयर्स का भी कई बार हम कंपेयर अलग अलग करते हैं क्योंकि आज की सेगमेंट वाइज देखने के लिए इनकी जो आती है उनमें आती है जो नंबर टॉ हब हबटॉन लिमिटेड है, एलेम्बिक्स हैं इस कंपनी के अंदर, जबकि बीएससी कुछ और कहती होगी और एनएससी कुछ और कहती है, ये कुछ आंकड़ा होती है उसके अलग। और यहाँ पे एनालिसिस पार्ट में ये पता चलता है कि इनके जो कि कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन वाली इंडेक्सेशन उन्होंने बना रखी है, उसमें ये कहा कि इनके पिछले 5 साल के डेटा में करीब 700% की जंप है, जो कि इससे पहले इसमें ये देखने को नहीं, सेंसेक्स के अंदर देखने को नज़र नहीं आई। अब यहाँ पे लगातार क्या कहती हैं, ग्रोइंग स्टॉक की कैटेगरी में इसको रखा जा रहा है, और ये लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है। दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन एडवाइजरी नहीं है, तो ये जो स्टॉक की प्राइस है ना, इसमें काफ़ी गुना की और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि कह सकते हैं कि इसके रिसेंटली कुछ दिनों में ये 1000 को टच कर जाएगी जिस हिसाब से ये बढ़ती है, और आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि 1000 के बदले ये जिस हिसाब से ग्राफ कहती है, जो 1000 से 1200-1300 तक जा सकता है, आसानी से जा सकता है, क्योंकि इसमें अभी तक भीड़ उस लेवल पे और नहीं हुई, भीड़ और होना ज़रूरी है तभी तो मार्केट को, और क्योंकि फंडामेंटल्स में लगातार ग्रोइंग लेवल है, फंडामेंटल ग्रोइंग लेवल पे कामकाज करती नज़र आती है। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अब आती है मार्केट के गोल्डन रूल को लेकर। अक्सर सवाल आता है कि ये शेयर कितना सस्टेनेबल है, कितना गिरावट है। मैं दोस्तों मार्केट की एक गोल्डन रूल के बारे में बताता हूँ, और गोल्डन रूल ये है, जब आप इसको प्रैक्टिकली देखते हो, प्रैक्टिकली देखने में पोर्टफोलियो की यदि आपकी ग्रोथ बन रही है तो आपकी अच्छी बात है। पोर्टफोलियो के ग्रो के साथ साथ उसको प्रॉफिट भी करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी बैंक में पैसे नहीं आएंगे। तो पोर्टफोलियो में रहेगी, दिखती रहेगी, कई बार 5% 10% ऊपर, 5% 10% नीचे, प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है, गोल्डन रूल ये कहता है। और इसमें मार्केट में एक टारगेट फिक्स करना ज़रूरी है, जिसमें आपकी या तो टर्म टारगेट हो या फिर आपकी ग्रोइंग्स टारगेट हो, साथ में आपको उसको कंबाइंड कर दिए, दोनों जो पहले अटैच कर जाती है उसके हिसाब से। इसके अलावा आपको माइंड में एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, जिसका नाम है एशल। एशल हमेशा ध्यान रखना है, भले ही आपकी रिस्क फैक्टर, आप किस लेवल पर रिस्क फैक्टर लेना चाहते हैं, दूसरे की रिस्क छोड़िए, आपकी अपनी खुद की रिस्क कितनी परसेंटेज है आपको उसमें फिक्स करना पड़ेगा। जो हमें, यदि आप एक्सपेक्टेशन चाहते हैं जो हमें 50% ग्रो मिले, तो आपको 20% का रिस्क भी लेना पड़ेगा या 25% का रिस्क भी लेना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। नहीं तो विदाउट रिस्क तो होता नहीं। इसलिए पैसे भी रखना है, सेव भी करना है, और केयरफुल अवेयरनेस के साथ ही मार्केट में करना भी हो, या आप इसको देखते रहिए। कंपनी के बारे में हमने समझा, अरविंद स्मार्ट स्पेस को लेकर के एक अच्छी देखने को फिलहाल लगी। फिलहाल आज ये देखने को मिल रही है, जो कंपनी में आज 2% के आसपास की एक पैनिक गिरावट देखने को मिला सुबह सुबह प्री ओपन सेशन के अंदर। बाकी क्या होगा
देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मैंने क्या कहा, प्रॉफिट प्रॉफिट तो बुक करना ज़रूरी होगा ना, तभी तो मार्केट चलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और दोस्तों मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, जहाँ पे हम बातें करेंगे कुछ स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन को लेते हुए। और जहाँ पे हम आईपीओ के बारे में सोच रहे थे ना, आईपीओ मतलब हो गया यहाँ पे इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफर की बात यहाँ पे हमने देखा, जो हम लगातार आईपीओ की बात करते रहते थे। आईपीओ किसी का है, यहाँ पे प्रोजेक्ट को लेकर के आईपीओ की बात